आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान राज्यपाल महोदय को मैं अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको पाथे प्रदान करने हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। विद्या भारती के इस नवीन विद्यालय भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर उमलेश आर्य जी, श्री यशपाल आर्य जी, विद्या भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद खेतान जी, महेंद्र सिंह जी, श्री शिव प्रसाद जी, भरत राम कुमार जी, श्री मोहनलाल अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित विद्या भारती के सभी पदाधिकारीगण, अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, यहाँ आए हुए सभी गणमान्य बंधुगण, हमारे यहाँ इस विद्या भारती के प्रधानाचार्य जी, सभी आचार्यगण और यहाँ भैया और बहनों, अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यह बहुत ही सुखद है कि आज विद्या भारती के खानवा भरतपुर के नवीन भवन के उद्घाटन अवसर पर आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होने का मुझे सुयोग प्राप्त हुआ है। मैं इस नवीन भवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विद्या भारती शिक्षण से जुड़ा देश का बड़ा संगठन ही नहीं, बल्कि संस्कारों के निर्माण का भी बहुत बड़ा केंद्र है। शिव प्रसाद जी ने और अन्य बंधुगण ने इसके बारे में आपको बताया है। विद्या भारती में केवल शिक्षा ही नहीं प्रदान की जाती, अपितु संस्कारों से भी बच्चों को संस्कारित किया जाता है। मैं मानता हूं कि समाज में शिक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही संस्कारों के निर्माण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। विद्या भारती संगठन से मेरा आरंभ से ही निकट का नाता रहा है। मैंने ये अनुभव किया है कि इस संगठन के जरिए देश में शिक्षा के उन सार्थक मूल्यों के लिए निरंतर कार्य किया गया है और किया जा रहा है, जिससे कोई राष्ट्र अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों को बचाए रखने के साथ नई पीढ़ी को इनके लिए तैयार करने का कार्य करता है। कोई भी राष्ट्र उन्नत, गतिशील, संस्कारित और प्रतिष्ठित तभी होता है जब वहां शिक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था हो। शिक्षण संस्थान ज्ञान प्रसार के साथ जब मानवीय व्यवहार और आचरण के आदर्श स्थापित करने का कार्य करते हैं, तभी सही माने में शिक्षा का लाभ राष्ट्र को मिल सकता है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की ज्ञान संपदा में वृद्धि के साथ सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना भी है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का चतुर्दिक विकास होता है। आध्यात्मिक, भौतिक, हर दृष्टि से व्यक्ति सक्षम होता है और उसके अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करते हुए अनंत शक्ति भी उसके अंदर प्राप्त होती है। सभी विषयों के बारे में पारंगत होने के साथ ही साथ आत्मविश्वास का स्वाभाविक रूप से जागरण होता है। यह आत्मविश्वास का जागरण ही अनंत शक्ति कहलाता है। और विद्या भारती इस दिशा में हर दृष्टि से काम कर रहा है। सूक्ष्म निरीक्षण, अनुभव विस्तार और निरंतर अध्ययन किसी भी विद्यार्थी को सफलताओं के शीर्ष पर पहुंचा सकता है। इस दिशा में विद्या भारती संस्थान ने जो कार्य देश विदेश में किया है, वह अनुकरणीय है। मैं इसलिए भी इस बृहद संगठन का आरंभ से ही प्रशंसक रहा हूं कि इसके जरिए गुणात्मक शिक्षा के साथ जीवन से जुड़े नैतिक मूल्यों के प्रसार का निरंतर कार्य हुआ है और होता जा रहा है। हमें आज इस तरह की ही शिक्षा पद्धति की अधिक आवश्यकता है,
जो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ दीक्षित भी करे। देश में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसमें पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे अनेक विषयों की चर्चा की गई है जो देश के नागरिकों को उन्नत तथा युगानुकूल बनाने में उपयोगी हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षण संस्थान भी नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम अपने यहाँ लागू करें जिनसे विद्यार्थियों में स्वावलंबन और राष्ट्र के लिए नया कुछ करने का भाव जागृत हो। पातंजल महाभाष्य में विद्या के 4 प्रकार के उपयोग बताए गए। आगम कालीन यानी अध्ययन से, स्वाध्याय कालीन यानी चिंतन से, प्रवचन कालीन अर्थात कहने और सुनने से, और व्यवहार कालीन यानी आचरण से। इस दृष्टि से विद्या व्यक्ति को गढ़ती है और ज्ञानमय करती है। ज्ञानमय होने का अर्थ है व्यक्ति व्यवहार में विनम्र होगा। शिक्षा को ऐसे ही होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा शिक्षा की संस्कृति पर बहुत महत्वपूर्ण चिंतन किया गया है। वह लिखते हैं, जो कुछ हम करते हैं वह सब कर्म हमारी कृति है और मनुष्य का सामान्य स्वभाव उसकी प्रकृति है। इस प्रकृति में यदि कुछ बिगाड़ उत्पन्न हो जाए तो अब उसकी विकृति होगी, और यदि उससे कार्य में सुधार हुआ तो वह संस्कृति होगी। माने संस्कृति का अर्थ ही है सुधरा हुआ या परिष्कृत रूप। विश्वविद्यालयों का कार्य यही है कि वे विद्यार्थियों को संस्कृत के आलोक से जोड़े। परम पूजनीय श्री गुरु जी माधव सदार चूड़ा गोलवलकर जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है बंच ऑफ थॉट। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे यहाँ हैं जिन्होंने इसका पारायण किया होगा। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए लिखा है कि अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली से भारत में परंपरागत चली आई श्रद्धा तथा राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने की चेष्टा की। उन्होंने एक विशेष शिक्षा पद्धति आरंभ की जिसका लक्ष्य हमारे लोगों की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक तथा पौरुष की भावनाओं का उन्मूलन कर अपने साम्राज्य को पुष्ट करना मात्र था। गोलवलकर जी ये जानते थे कि जो बीज शिक्षा के अंग्रेजों ने बोए वे आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से दूर करेंगे। इसलिए उन्होंने निरंतर इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी लेखकों की अप्रामाणिक बातों और गुलामी के इतिहास की बजाय विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाना होगा कि जिस धरती पर वो जन्मे हैं उसकी महान विरासत है। उनके पूर्वजों ने भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के उच्चतम मानदंड स्थापित किए, इसी से वे जीवन के उच्चतर आदर्शों को प्राप्त कर पाएंगे। मैं समझता हूं विद्या भारती शिक्षण संस्थान श्री गुरु जी के शिक्षा आदर्शों का मूर्त रूप है। मुझे ज्ञात है कि 1952 में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से नवोदित पीढ़ी को सुयोग्य शिक्षा और संस्कार देने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला गोरखपुर में रखी गई थी। तब मात्र 5 रुपए मासिक किराए के भवन में गोरखपुर में पक्की बाग स्थान है। पक्की बाग में प्रथम शिशु मंदिर की स्थापना हुई। इससे पहले कुरुक्षेत्र में गीता विद्यालय की स्थापना 1946 में हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश आदर्श शिक्षण का सूत्रधार रहा है। शिशु मंदिरों के बाद 1958 में शिशु शिक्षा प्रबंध समितियां बनी। धीरे धीरे देश भर में इनका प्रसार हुआ। वर्ष 1977 में शिक्षण संस्थाओं ने अखिल भारतीय स्वरूप लिया और विद्या भारती संस्था का प्रादुर्भाव दिल्ली में हुआ। इसके बाद सभी प्रदेश समितियां विद्या भारती से संबद्ध हुई। विदेशों में भी शिक्षा से संबद्ध संस्थान खुले। आदर्श शिक्षा की यह यात्रा आसान नहीं रही है। मुझे पता है बहुत बाधाएं आई। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के जोर से रुकावटें भी रही, परंतु विद्या भारती रुकी नहीं।
आगे बढ़ती ही रही। एक बड़ी विशेषता विद्या भारती शिक्षण संस्थाओं की यह भी है कि यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वह भारतीय मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित पंचपदी शिक्षा पद्धति है। 5 पद हैं। अधीति यानी निर्धारित विषय वस्तु की विधियों को अपनाते हुए विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना। बोध करना यानी कक्ष में ही पठित विषय वस्तु का तात्कालिक लिखित, मौखिक और प्रायोगिक अभ्यास। तीसरा पद है अभ्यास यानी कक्ष में संपन्न होने वाली अधीति और बोध की प्रक्रिया के पश्चात छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान विस्तृत और स्थायी रूप में करने हेतु गृह कार्य देना। चौथा पद है प्रयोग अर्थात विभिन्न विषयों से संबंधित विविध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि सामग्री का व्यवहार, अध्ययन और 5वां है प्रसार। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें छात्र अपने अर्जित ज्ञान का विस्तार और प्रसार करते हैं। यह जो पंचपदी शिक्षा है वह भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत है। इसमें रटने के बजाय विद्यार्थी के मन मस्तिष्क को पुष्ट करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए मेरा यह भी मानना है कि विद्या भारती के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वे शिक्षा के आदर्श स्वरूप हैं। वहां पर भारतीय शिक्षा प्रणाली के उस विशेष पक्ष पर ही जोर दिया गया है जिसमें शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करती है। यह जानना सुखद है कि इस समय विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के रूप में 13,000 से अधिक विद्यालयों तथा 13,000 से अधिक संस्कार केंद्रों के रूप में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अंतर्गत महती कार्य कर रहा है। यहाँ 1.5 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा 35 लाख विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा दी जा रही है जो देश के लिए अद्भुत योगदान होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भरतपुर जिले में राणा सांगा के युद्ध स्थली खानवा में भी विद्या मंदिर संचालित है। इस विद्यालय को और अधिक विकसित करने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका ने जो ये पहल की है वह महत्वपूर्ण है। डॉक्टर उर्मिलेश आरजी को कि मैं सराहना करता हूं कि उनके प्रयासों से यह नवनिर्मित भवन विद्या भारती के लिए प्रदान किया गया है। विद्या भारती संस्थान ऐसे ही राष्ट्र निर्माण संस्कारों के लिए कार्य करते हमारी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का पोषण करता रहेगा, ऐसा विश्वास है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस समय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके सामने प्रस्तुत हुई है, आई है, उस शिक्षा नीति के अंदर प्राचीन ज्ञान और इस समय के आधुनिक ज्ञान सबका समन्वित रूप से विकास करते हुए आगे विद्यार्थियों को बढ़ाया जाए, इस प्रकार का प्रावधान है। चाहे वैदिक काल का ज्ञान हो, पौराणिक काल का ज्ञान हो, सभी ज्ञान को संचित करते हुए जिन महापुरुषों ने विभिन्न क्षेत्रों में, जिन ऋषियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान के प्रभाव के आधार पर, चाहे तकनीकी क्षेत्र होगा, चाहे सामाजिक क्षेत्र होगा, चाहे संस्कृति का क्षेत्र होगा, चाहे आर्थिक क्षेत्र होगा, सभी क्षेत्रों में अपना विशेष प्रकार का योगदान दिया है। और उस दिशा में आज विदेशों में, मैं विदेशों की बात कह रहा हूं, विदेशों में आप आश्चर्य करेंगे कई जगह सभी पढ़ाई करने के साथ ही साथ वेद का भी अध्ययन कराया जाए, वेद का भी अध्ययन कराया जाए, क्योंकि उनको लगता है वैदिक कालीन शिक्षा अद्भुत रही, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और उसने बाहर के जो शिक्षाविद हैं वो भारतीय जो प्राचीन काल में पद्धति रही है उस पद्धति का समुचित तौर पर अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन करते हुए वहीं से विज्ञान के दृष्टि से हुआ, गणित के हिसाब से हुआ और भी विभिन्न विषयों के आधार पर हुआ, उसका अध्ययन करते हुए अपने नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे उनको लगता है
कि इसका जितना भी अध्ययन किया जाएगा उससे लाभ प्राप्त होगा। अपने यहां नई शिक्षा नीति के अंदर इसके बारे में जोर दिया गया है कि नई शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान के प्राप्ति की दृष्टि से भी विषय होना चाहिए, ताकि उसका अध्ययन करते हुए लोग अपने यहाँ की किस प्रकार की व्यवस्था रही है उसको देख सकेंगे। गुलामी काल के अंतर्गत यहाँ के सारे ज्ञान भरी पुस्तकों को समाप्त करने की कोशिश की गई, नष्ट करने का प्रयास किया गया। चाणक्य ने जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, उनके और भी ग्रंथ थे, सबको भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। कुछ कापी मिली। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र नहीं, हर प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र भी है, नैतिक शास्त्र भी है, विज्ञान का भी है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, सबका समन्वित स्वरूप वो कौटिल्य अर्थशास्त्र है। तो इसलिए प्राचीन ज्ञान प्राप्त करना नई शिक्षा नीति का वैशिष्ट है। निश्चित रूप से उस दिशा में विचार करके हम अगर अध्ययन करेंगे तो नए रूप से हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और विद्यार्थियों के अंदर स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासा होगी और स्वयं किस प्रकार का शोध हो सकता है, शोध केंद्र खोलने पर जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। किस प्रकार का शोध हो सकता है, रिसर्च हो सकती है विभिन्न विषयों में, इस बात को भी उसके अंतर्गत वर्णन है कि विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिभा के आधार पर इसको कर सकेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विद्या भारती इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं विद्या भारती के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि देश को उन्होंने जो दिया है शायद कोई आने वाले काल में उस प्रकार का ज्ञान नहीं दे पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इतनी बात कहकर मैं फिर से डॉक्टर उमले जी को, डॉक्टर यशपाल यार जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने केवल ही नहीं, अभी आप बता रही थे कि जम्मू कश्मीर में भी, पश्चिम बंगाल में भी आपने इस तरह का योगदान दिया है। मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरा प्रणाम।